हाँ भाई, लिखो औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। टॉपिक का नाम लिखो औपनिवेशिक, 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 औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। करें शुरू। ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है। ये कंप्लीट होने के बाद में आपके बड़ा टॉपिक, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बचा आपके बड़ा टॉपिक। अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। तो ये आज तारीख कितनी होगी है? फिर आगे कोई लेट रहे, कितनी तारीख होगी? 8 होगी ना? 15 तारीख से पहले पहले करवा देंगे आपको। हाँ। हाँ भाई, इसमें ये एक लेटर आया है। हाँ, इस लेटर में आया कि वसूली कीमत व न्यूनतम समर्थन कीमत में क्या अंतर है। वसूली कीमत और न्यूनतम समर्थन कीमत में क्या अंतर है, बताओ। देखिए, इसमें देखो आप ये देखना कि सरकार, सुनो भाई, सरकार अपनी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की ऐसी चल रही हैं जिनमें खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है। तो सरकार अपनी परियोजनाओं को संचालित करने के लिए और एफसीआई में बफर स्टॉक के लिए जिस कीमत के ऊपर मार्केट से अनाज खरीदती है, खाद्यान्न खरीदती है, वो होती है वसूली कीमत। क्लियर थी बात? और न्यूनतम समर्थन कीमतें क्या होती हैं कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले उनकी उपजों का, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, मतलब उनकी लागत उनको मिले, उनकी मजदूरी उनको मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो कीमतें निर्धारित कर रखी हैं कि इससे कम कीमत पर यदि मार्केट में, या इसको ऐसे कह दो कि अगर मार्केट में, बाजार में इससे कम कीमतें आ जाती हैं तो गवर्नमेंट कम इन कीमतों पर खरीदने के लिए क्या है, तैयार है। या आप इसको ऐसे मान लो कि वो न्यूनतम कीमतें जिसके ऊपर गवर्नमेंट किसानों का अनाज खरीदने के लिए क्या है, तैयार है, या किसानों का अनाज खरीदने की गारंटी देती है, उसको क्या बोलते हैं अपने, एमएसपी। एमएसपी घोषित करने के पीछे गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि किसान जब ज्यादा उत्पादन कर लेते हैं, अगर उनके ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो मार्केट में उन खाद्यान्नों की कीमतें गिर जाएंगी। क्योंकि खाद्यान्नों की जो पूर्ति होती है या खाद्यान्नों की जो डिमांड होती है वो बेलोचदार होती है। खाद्यान्नों की मांग कैसी होती है, बेलोचदार होती है। बेलोचदार होने का मतलब है कि लोगों को जरूरत है उतना ही खरीदेंगे, उससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे। अगर मार्केट में अनाज सस्ता हो गया या मान लो कि अनाज ज्यादा पैदा हो गया तो अपन ज्यादा खाना थोड़ी शुरू कर देंगे, जरूरत है उतना ही तो खरीदेंगे। अब हर आदमी, हर परिवार जितना ही जरूरत है उतना ही तो अनाज खरीदता है, उतना ही खाद्यान्न खरीदता है, उससे ज्यादा तो नहीं खरीदेगा नहीं। और खाद्यान्न हो गया ज्यादा पैदा, ज्यादा उत्पादित हो गया, तो मार्केट में उसके भाव क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो किसान ज्यादा फसल लेकर के भी फायदा नहीं मिल पाएगा उसको, मतलब ज्यादा फसल लेकर के भी वो खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि मार्केट में भाव क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो इस हानि से बचाने के लिए गवर्नमेंट किसानों को यह आश्वासन देती है कि आपके जो खाद्यान्न है, ये मतलब 23 फसलों के लिए किया जाता है, कि ये जो 23 फसलें हैं उनकी कीमत पहले तय कर देती है गवर्नमेंट कि ये कीमत एमएसपी इतनी रहेगी, इसकी एमएसपी इतनी रहेगी, इसकी इतनी रहेगी। अब आप बेफिक्र होकर के प्रोडक्शन करो कितना ही,
मार्केट में इससे कम भाव नहीं गिरने दिया जाएगा, और अगर गिर भी गया तो इस भाव के ऊपर गवर्नमेंट खरीदने के लिए क्या है, तैयार है। तो किसानों को वो न्यूनतम कीमतें जिन्हें पर सरकार अनाज खरीदने का आश्वासन देती है वो क्या होती है, एमएसपी होती है। और एमएसपी की जो घोषणा है, ठीक है ना, वो CACP कृषि लागत एवं कीमत आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, और वर्तमान में 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। लो अब देखो, इसमें बताऊं, इसमें सरकार धांधली करती है। इसमें सरकार धांधली करती है कि एमएसपी की घोषणा तो कर देती है, लोगों को कह देगी देखो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया कि इस भाव पर गवर्नमेंट तैयार है खरीदने के लिए, आप टेंशन मत लो किसानों को, कहती तो ऐसे है, लेकिन गवर्नमेंट खरीदती नहीं है। गवर्नमेंट हाँ खरीदेंगे खरीदेंगे, किसान मंडियों में लेकर के अनाज आ जाते हैं, खड़े रहते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अब गवर्नमेंट को पता है कि कितने दिन खड़े रहेंगे, खेत में काम भी तो है, घर में काम भी तो है, पशु भी संभालेंगे घर के अंदर है, समझ आ गया? तो ज्यादा से ज्यादा 3 4 दिन ही रुक सकते हैं, तो फिर किसान मजबूर होकर के मार्केट में सस्ती कीमतों पर बेच के चले जाते हैं। गवर्नमेंट खरीदती नहीं है, बदमाशी करती है गवर्नमेंट जानबूझ के। हाँ, फिर किसान दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली में उनके क्या है कि ये तो साहब आतंकवादी आ गए हैं, ये तो आतंकवादी आ गए, उनके बड़ी बड़ी क्या है दीवारें लगा देते हैं, और बंदूकें तान लेते हैं कि ये तो साहब देश के क्या हैं, आतंकवादी हैं ये, देश में देश के लोग नहीं है। और वोट आते हैं तब वो अंधाता हो जाते हैं। चलो लिखो है। नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट किसानों को छलने का काम कर रही है सिर्फ, कुछ नहीं। और लिखाओ आगे है। हाँ भाई, अब तुम लिखो, आगे लिखो। हाँ, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में लिखो आप, अंग्रेजी शासन काल, अंग्रेजी शासन काल। देखो ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि भाई स्वतंत्रता से पहले लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने क्या किया था, शासन किया था। ये आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है क्योंकि आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो। हाँ, तो लिखो अंग्रेजी शासन काल से पूर्व, अंग्रेजी शासन काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था में जन सामान्य की, जन सामान्य की आजीविका, जन सामान्य की आजीविका और सरकार, सरकार की आय का, सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, कृषि था। ये कोई नई बात नहीं है, आपको सबको पता है कि अंग्रेजी शासन से पहले लोगों की आजीविका और सरकार की, सरकार मतलब राजा सरकारी तो थे वो, सरकार की आय का मुख्य स्रोत कौन था, खेती था। मतलब जो कमाई का स्रोत था वो कौन सा था, खेती था। आगे लिखो, फिर भी, फिर भी सूती व रेशमी वस्त्रों, फिर भी सूती व रेशमी वस्त्रों, कोमा लगाओ, धातु आधारित, धातु आधारित तथा बहुमूल्य, बहुमूल्य मणिरत्न, बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी, आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं में,
आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं में शिल्प कलाओं में भारत विश्व भर में विख्यात था। भारत विश्व भर में विख्यात था। इसका मतलब देखो, ये एक तो एग्रीकल्चर की स्थिति भारत में अच्छी थी उस समय। ज्यादातर आजीविका का सोर्स था वो खेती था, सरकार की आय का स्रोत भी खेती था। लेकिन उस समय जो इंडस्ट्री थी, जो उद्योग थे, वो उद्योग किससे संबंधित थे? सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र और धातु आधारित उद्योग थे, और मणिरत्न संबंधी हस्तशिल्प जो उद्योग थे या शिल्पकारी जो उद्योग थे वो काफी विख्यात थे। देखो, आपका ये जो टॉपिक दे रखा है वो 11th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है, और मैं चाहता हूं कि आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपको लिखाया जाए, क्योंकि क्वेश्चन उसी के हिसाब से आ सकते हैं। तो मैं एनसीईआरटी की जो किताब में जो मैटर दे रखा है मैं उसके हिसाब से लिखा रहा हूं आपको छांट करके। क्लियर है? आते के आगे लिखो। उस समय ढाका, उस समय ढाका, ब्रैकेट में लिख लेना बंगाल, उस समय ढाका बंगाल की मलमल ब्रैकेट में लिख लो विशेष प्रकार का सूती कपड़ा। मलमल के आगे ब्रैकेट में लिख लो विशेष प्रकार का सूती कपड़ा। लिखा हूं आगे? तो मैंने लिखा है कि उस समय ढाका की मलमल की विश्व भर के शाही परिवारों में, विश्व भर के शाही परिवारों में शाही परिवार जानते हो क्या आप? हाँ, शाही परिवारों में बहुत अधिक मांग थी। हाँ, बहुत अधिक मांग थी। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल, विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास, शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। अब देखो, इसमें आपको याद रखना है कि भाई स्वतंत्रता से पहले इनकम का स्रोत क्या था, लोगों की इनकम का, सरकार की इनकम का स्रोत क्या था, उस समय कौन से उद्योग या कलाएं ज्यादा विख्यात थे, ठीक है ना? और उस समय मलमल कहाँ उत्पादित होते थे? ढाका में। ये तीन चीजें इसके अंदर है। फिर लिखो आगे, लेकिन औपनिवेशिक शासकों द्वारा निर्मित आर्थिक नीतियों का उद्देश्य लिख लिया क्या आपने? मैंने आपको लिखा है औपनिवेशिक शासकों द्वारा निर्मित आर्थिक नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था का विकास करना नहीं था। देखो, आर्थिक जो नीतियां बनाई जाती हैं वो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बनाई जाती हैं। जैसे भारत सरकार जो आर्थिक नीतियां बनाती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बनाती है। लेकिन औपनिवेशिक शासन काल में
विदेशी शासकों ने जो आर्थिक नीतियां निर्मित की थी उनका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना नहीं था। आगे लिखो, उनका उद्देश्य उनका उद्देश्य उनका उद्देश्य था कि उनका उद्देश्य था कि भारत भारत इंग्लैंड को भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने वाला कच्चे माल की पूर्ति करने वाला तथा वहां के बने तैयार माल वहां के बने तैयार माल का आयातक देश तैयार माल का आयातक देश बना रहे तैयार माल का आयातक देश बना रहे। तो इसमें मैंने आपको लिखाया है कि औपनिवेशिक काल में विदेशी शासकों द्वारा जो आर्थिक नीतियां बनाई गई थी उन नीतियों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना नहीं था। वो नीतियां इस प्रकार से बनाई गई थी कि भारत है वो क्या बना रहे, कच्चे माल का निर्यातक बना रहे, कि उनके मतलब इंग्लैंड के कारखानों के लिए जो कच्चे माल की जरूरत है उस जरूरत को पूरा कौन करता रहे, भारत। मतलब भारत कच्चे माल का निर्यातक बना रहे और उन फैक्ट्रियों से जो निर्मित माल है, तैयार माल है, उसका आयातक बना रहे। तो औपनिवेशिक काल में आर्थिक नीतियां जो बनी थी वो कैसी बनी थी, भारत को कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित माल का आयातक बना रहे। क्लियर है यहाँ तक? आगे लिखो, औपनिवेशिक शासकों ने कभी औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया मतलब उस समय की गवर्नमेंट शासकों ने कभी यह प्रयास नहीं किया कि भाई राष्ट्र की इनकम कितनी है, प्रति व्यक्ति इनकम कितनी है, उसका आकलन करने का कोई प्रयास नहीं किया। आगे लिखो, उस समय कुछ लोगों ने निजी स्तर पर इसका आकलन किया। निजी स्तर पर इसका आकलन किया, जिनमें दादा भाई नौरोजी लिख लिया आपने, दादा भाई नौरोजी, कोमा लगाओ, विलियम डिग्बी फिंडले सिराज, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव, राव,
डॉक्टर VKRV राव, RC देसाई, RC देसाई प्रमुख थे। RC देसाई प्रमुख थे। तो अगर प्रश्न आ जाए कि औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने वाले लोग कौन थे जिन्होंने अपने निजी स्तर पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, क्योंकि सरकार ने तो इनका आकलन नहीं किया। तो वो व्यक्ति कौन कौन थे, ये बातें आपको याद रखनी है। दादा भाई नौरोजी नाम सुना हुआ आपका, फिंडले नहीं, विलियम डिग्बी सुना हुआ होगा, नहीं सुना तो अब सुन लेना, फिंडले सिराज, ठीक है। और डॉक्टर VKRV राव का नाम सुना हुआ आपका, RK देसाई का नाम है सुना हुआ है। आगे लिखो फिर। लेकिन इनके अनुमानों में बहुत अधिक विसंगतियां, लेकिन इनके अनुमानों में बहुत अधिक विसंगतियां एवं मतभेद थे। बहुत अधिक विसंगतियां एवं मतभेद थे। लिख लिया आपने? फिर लिखो, औपनिवेशिक काल के दौरान औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर VKRV राव, डॉक्टर VKRV राव, मैंने आपको लिखा है औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर VKRV राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोबारा सुनो, अभी तक आपने ये पढ़ा है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में आय का जो स्रोत है, या औपनिवेशिक काल से पहले की लिखा है मैंने, अंग्रेजी शासन से पहले लोगों की इनकम का, सरकार की इनकम का स्रोत क्या था? खेती था। और कुछ उद्योग भी थे, जैसे धातु आधारित उद्योग थे, सूती और रेशमी कपड़े के उद्योग थे, और बहुमूल्य रत्नों से संबंधित जो उद्योग थे वो भी काफी प्रसिद्ध थे, उनमें भारत काफी विख्यात था। ये अपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में अपने पढ़ा कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो विदेशी नीति निर्माताओं ने जो आर्थिक नीतियां बनाई थी, वो नीतियां इस तरह की बनाई गई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई विकास नहीं हो। मतलब उनकी नीतियों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कि भारत है वो उनके उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बना रहे और उनके उद्योगों द्वारा निर्मित माल का एक आयातक राष्ट्र बना रहे। तो इस तरीके से उन्होंने आर्थिक नीतियां निर्मित किए थे। फिर उसमें अपने आगे ये पढ़ा है कि उस समय सरकार ने या औपनिवेशिक शासकों ने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आकलन की कोई ईमानदारी से व्यवस्था नहीं की और कोई आकलन ईमानदारी से नहीं किया। कुछ लोगों ने अपने निजी स्तर पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया। अब वो व्यक्ति कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, फिंडले सिराज थे, और विलियम डिग्बी थे, डॉक्टर VKRV राव थे, RC देसाई थे। अब उस समय की इनके जो आकलन थे उसमें काफी विसंगतियां थी, काफी उनमें मतभेद भी थे, क्लियर तक। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसका आकलन माना गया? डॉक्टर VKRV राव का आकलन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया था। आगे लिखो, इन सभी अध्ययनकर्ताओं के अनुसार
इन सभी अध्ययनकर्ताओं के अनुसार है, इन सभी अध्ययनकर्ताओं के अनुसार है, जो अभी आपको 4-5 नाम लिखाए ना मैंने, उनकी बात कर रहा हूं मैं, उन सभी अध्ययनकर्ताओं के अनुसार है 20वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध से लिख दिया गया मैंने, सही लिख लेना तुम। हाँ, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का मतलब समझ रहे हो, देखो 20वीं शताब्दी का मतलब 1900 से, और पूर्वार्ध का मतलब 1950 से पहले के। हाँ, तो मैंने आपको लिखा है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक संवर्धित दरें 2% से कम रही है, 2% से कम रही है, तथा भाई राष्ट्रीय आय की संवर्धित दर 2% से कम रही है, तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वर्धित दरें, प्रति व्यक्ति उत्पाद वर्धित दरें मात्र 0.5% रही है, मात्र 0.5% रही है। लिख लिया आपने? आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि उस समय जिन्होंने यह अध्ययन किया था, अपने निजी स्तर पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था या अध्ययन किया था, तो उन्होंने क्या देखा कि भाई राष्ट्रीय आय की जो संवर्धित दर है, ग्रोथ रेट है, वो तो 2% से भी क्या है, कम रही है, और प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उत्पाद की जो ग्रोथ रेट है वो 0.5% से भी क्या रही है, कम रही है, या 0.5% रही है। अब आप हेडिंग डालो, अब कहेंगे ब्रेक ले हो यार, देखो औपनिवेशिक काल में है, अरे नहीं यार, क्यों, क्या हो गया? डेढ़ बजे तक तो फिर भी कोशिश कर लेंगे। नहीं नहीं, मेरी क्लास है, नहीं तो ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक नहीं है, 1:30 बजे तक। दो तक नहीं ले पाऊंगा भाई। हाँ लिखो भाई, औपनिवेशिक काल में कृषि क्षेत्र, हाँ पॉइंट है, औपनिवेशिक काल में कृषि क्षेत्र। भाई अपन ये पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक काल में एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन थी, औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति थी, ठीक है ना, और सुन रहा है क्या आपको? हाँ भाई, कृषि क्षेत्र में क्या सिचुएशन थी, औद्योगिक क्षेत्र में क्या थी, और आपका जो सर्विस सेक्टर है, व्यापार वगैरह का जो क्षेत्र है, उसमें क्या सिचुएशन थी, वो पढ़ेंगे अपना औपनिवेशिक काल के। हाँ, तो मैंने आपको लिखा है औपनिवेशिक काल में कृषि क्षेत्र, लिखा हूं इसमें, चलो तो लिखो। देखो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें 3-4 बातें जहां से आपके क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे औपनिवेशिक काल से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, उसके ऊपर क्वेश्चन है, समझ क्या आते। दूसरी, फिर औपनिवेशिक काल में जो आर्थिक नीतियों का जो निर्माण किया गया था, उनका उद्देश्य क्या था, समझ क्या आता है, उनका उद्देश्य क्या था।
फिर अगली प्रश्न है कि उस समय राष्ट्रीय आय का आकलन किनके द्वारा किया गया था, और उस समय राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दरें कितनी थी। ये क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं आपके। और मलमल कहाँ की प्रसिद्ध थी, ढाका की प्रसिद्ध थी। और कौन से उद्योग उस समय विख्यात थे, सूती और रेशमी उद्योग और धातु आधारित और बहुमूल्य मणिरत्नों के जो उद्योग थे। चलो तो कृषि क्षेत्र में लिखो। औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल में 85% जनसंख्या, औपनिवेशिक काल में 85% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर थे, कृषि पर ही निर्भर थे। क्योंकि उस समय लगभग 85% लोग गांवों में बसे हुए थे, गांवों में बसे हुए थे। दोबारा सुन लो, अगर प्रश्न आ जाए कि औपनिवेशिक काल में ग्रामीण पॉपुलेशन कितनी परसेंट थी, 85% थी, और कितने परसेंट लोगों को कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त था, या कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे डायरेक्ट रूप से, 85% लोग ही क्या है गांव में रहते थे। गांव में जो मुख्य रूप से आजीविका का साधन था वो कौन सा था, खेती था। आगे लिखो। इतनी बड़ी जनसंख्या का, इतनी बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी, इतनी बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीनता, कृषि क्षेत्र में गतिहीनता बनी रही। कृषि क्षेत्र में गतिहीनता बनी रही। इसका मतलब कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, कृषि क्षेत्र में लगातार क्या होती जा रही थी, गिरावट होती जा रही थी। गतिहीनता का मतलब उसमें प्रोग्रेस नहीं थी, उसमें क्या हो रही थी, गिरावट हो रही थी। आगे लिखो। कृषि की गतिहीनता, कृषि की गतिहीनता का मुख्य कारण है, कृषि की गतिहीनता का मुख्य कारण है औपनिवेशिक शासन द्वारा, औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई, औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणाली थी, भू व्यवस्था प्रणाली थी, लागू की गई भू व्यवस्था प्रणाली थी। लिख लिया आपने भाई। कृषि की गतिहीनता का कारण है उस समय की जो, क्या लिखा है मैंने अपनो, भू व्यवस्था का, भूमि की व्यवस्था करने का जो सिस्टम था वो क्या था, खराब था उसमें। आगे लिखो। बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी लिख लो चाहे प्रेसिडेंसी लिख लो, बंगाल प्रेसिडेंसी लिख लिया क्या आपने। छोटी लिख लेना तो तुम। बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रैकेट में लिख लो पूर्व भारत, पूर्वी भारत। जो कंप्लीट पूर्वी भारत था वो किस में आता था, बंगाल पूर्वी डेंसी, पूर्वी डेंसी में आता था। लिखो आगे, लिख लिया। पूर्वी भारत में लागू की गई,
में लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में कृषि कार्यों के समस्त लाभ जमींदार हड़प जाते थे। अब इसमें प्रश्न देखो आपसे पूछा जा सकता है कि औपनिवेशिक शासन काल में जमींदारी व्यवस्था भारत में कहां लागू की गई थी। ठीक है ना, तो या तो पूर्वी भारत करना या बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इसमें क्या आता है तो जमींदारी व्यवस्था कहां लागू थी, क्वेश्चन बनता है, इसको अंडरलाइन कर लेना आप इसको। फिर आगे लिखो, और उस जमींदारी व्यवस्था में क्या था भाई, खेती के कार्यों से जो प्रॉफिट होता था, जो लाभ होता था, वो जमींदार हड़प जाते थे। आगे लिखो, तथा कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए कोई निवेश नहीं करते थे। कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए कोई निवेश नहीं करते थे। भाई जमींदार जो थे, जितना लगान बनता था उस लगान की वसूली करके वो गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाते थे। क्लियर है कि गवर्नमेंट ने उनको फिक्स करके दे रखा था कि भाई आपको इतना लगान इस तारीख को गवर्नमेंट के खाते में आपको जमा करना है। क्लियर थी बात। अब जमींदार क्या करते थे, गवर्नमेंट को जितना जमा करते थे उससे ज्यादा क्या करते थे, किसानों से वसूल करते थे। अब किसानों से वसूल तो करते थे, लेकिन खेती के विकास के लिए या कृषि के विकास के लिए किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। किसान के पास तो कोई प्रॉफिट नहीं बचता था, क्योंकि सारा प्रॉफिट किसने ले लिए, जमींदारों ने ले लिए। समझ आता कि अब किसान के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं था, जमींदार खेती में इन्वेस्टमेंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे। उनको तो सिर्फ इतना था कि भाई कैसे भी हो ज्यादा से ज्यादा वसूली की जाए। तो इसका मतलब जब खेती में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कृषि क्षेत्र पिछड़ेगा। लिखो आगे, इस चेयर को निशान लगा, लिखो इसी में, दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था, दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था, दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था, दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था, कोमा लगाओ, प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, प्रौद्योगिकी समझ रहे हो ना आप, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, कोमा लगाओ, सिंचाई सुविधाओं के अभाव, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग, उर्वरकों का नगण्य प्रयोग, कृषि की निम्न उत्पादकता, कृषि की निम्न उत्पादकता के मुख्य कारण थे, कृषि की निम्न उत्पादकता के मुख्य कारण थे। देखो आपने ये पढ़ लिया कि औपनिवेशिक काल में कृषि क्षेत्र में गतिहीनता की स्थिति थी। ये बात पढ़ी अपने, औपनिवेशिक काल में कृषि क्षेत्र में गतिहीनता की कंडीशन थी। कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता का स्तर था।
उत्पादन कम होता था और उत्पादकता क्या थी, कम थी। फिर आपने पढ़ा था कि कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का कारण क्या था, भू राजस्व व्यवस्था थी। क्या कारण था, भू राजस्व व्यवस्था थी। अब अगर प्रश्न आ जाए कि उस समय जमींदारी प्रथा भी एक भू राजस्व की व्यवस्था थी, तो जमींदारी प्रथा भारत में कहां पे लागू की गई थी, तो पूर्वी बंगाल में या बंगाल प्रेसिडेंसी में, पूर्वी भारत में या बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किए गए थे। अब प्रश्न आ जाए कि उस समय खेती में निम्न उत्पादकता देखने को मिली, या निम्न उत्पादकता की स्थिति थी, या गतिहीनता की स्थिति थी, तो निम्न उत्पादकता या गतिहीनता का कारण क्या था, क्या कारण था भाई। एक तो देखो खेती में इन्वेस्टमेंट कम था, निवेश कम था, और बताओ एक दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था, ये सिस्टम था एक, और है एक प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, टेक्नोलॉजी निम्न लेवल की थी, और सिंचाई सुविधाओं का अभाव था, सिंचाई सुविधा की कमी। सिंचाई सुविधाओं के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया था, भाई जमींदार क्यों ध्यान देंगे, और अगर ध्यान देते तो उनका खर्चा लगता। और इसके अलावा उर्वरकों का भी क्या था, कम यूज किया गया था। तो इस वजह से क्या है, कृषि में गतिहीनता या निम्न उत्पादकता रही है। तो ये तो हो गया आपका कृषि क्षेत्र हो गया। अब लिखो आप औद्योगिक क्षेत्र। मतलब औपनिवेशिक काल में औद्योगिक क्षेत्र, आपसे पूरा लिख लो, औपनिवेशिक काल में औद्योगिक क्षेत्र। औपनिवेशिक काल में औद्योगिक क्षेत्र। चलो लिखो। हालांकि देखो ये मैटर तो बच्चों का सा है, लेकिन आपके सिलेबस में दे रखा है, 11th क्लास में टॉपिक दे रखा है, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना ही पड़ेगा। हो सकता है अब अपने को बच्चों का सा लग रहा हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वो आप नहीं कर पाओ। तो क्वेश्चन चाहे एक ही आ जाए, तो वो अगर भी गलत हो गया तो वो तो आपकी दिक्कत ही आ जाए है यार। वो फोटो को भी दूंगा तब आप कहोगे साहब लिखाओ। हाँ, फोटो कॉपी दे रहा हूं ना मैं, उसके दे दूंगा आपको, उपभोक्ता के जो अधिकार वाला टॉपिक है ना, उसकी फोटो कॉपी दे दूंगा, करवा दूंगा, क्या दिक्कत है। हाँ, चलो लिखो आपकी। हाँ, औद्योगिक क्षेत्र में लिखो भाई। तो फिर आगे वाले टॉपिकों की दे दें आपको। चलो ठीक है। हाँ चलो लिखवा देंगे आपको। हाँ हाँ, लिखो भाई। लिखाओ इसमें, लिखो औपनिवेशिक व्यवस्था, औपनिवेशिक व्यवस्था, औपनिवेशिक व्यवस्था औपनिवेशिक व्यवस्था भारत में, औपनिवेशिक व्यवस्था भारत में कोई सुदृढ़, कोई सुदृढ़ औपनिवेशिक व्यवस्था भारत में कोई सुदृढ़ औद्योगिक आधार, कोई सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास नहीं कर पाई, कोई सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास नहीं कर पाई। अरे उस टॉपिक को पूरा मैंने पढ़ा है,
हालांकि कचरा टाइप है सारा, लेकिन उसमें से भी मैंने छांटा है बहुत सारी चीजें कि ये तो इनको लिखाई जाए कम से कम। हाँ, उसमें से काफी मैंने छांट वाट करके लिखा है सारा चीजें उसमें। 11th क्लास की किताब में आपके टॉपिक दे रखा है। वो मैटर तो आपको लिखवाना ही है, वो लिखवा रहा हूं मैं। उसके बाद में कुछ चीजें मैं आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा लिखा दूंगा। 11वीं क्लास का मैटर है तो कंप्लीट लिखाऊंगा। उसके अलावा इसमें थोड़ा कुछ मैटर मैं आपको और जोड़ के लिखा दूंगा, और उसमें से कुछ आपको क्वेश्चन बना करके भी लिखवा दूंगा मैं आपको ना। हाँ चलो लिखवा इसमें। तो मैंने आपको लिखा है कि औपनिवेशिक व्यवस्था, मतलब औपनिवेशिक काल की जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम थी, वो भारत में कोई सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास नहीं कर पाई। नहीं, क्वेश्चन तो यार देखो, बाहर से नहीं आएगा। संभावना तो ये है कि भाई बाहर से नहीं आएगा, लेकिन अगर मान लो कि एक दो क्वेश्चन आ भी गया है, भाई एक दो क्वेश्चन अगर आ भी गया, नहीं मेरी सुनो आप, भाई ऐसे तो है नहीं कोई मैं वर्मा जी हूं कि भाई मुझे पहले से पता लग जाता है कि भाई एग्जामिनर ये क्वेश्चन ही बनाएगा। ऐसे वर्मा जी तो मैं हूं नहीं। मैं ये प्रयास आपके लिए कर सकता हूं पूरे कि भाई क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, ये प्रयास कर रहा हूं कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। लेकिन अगर एक दो चला भी गया तो वो आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि वो क्वेश्चन बाकी लोग भी सही नहीं कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन बाहर जाता है तो बाकी लोग भी सही नहीं कर पाएंगे ये। और वो क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाना भले, आप नेगेटिव में मत कर लेना आप उसको। बाकी ऐसा तो देखो होता ही नहीं है कि भाई आपको जो पढ़ाए 100% आए, मान लो कि 100 में से 100% ही आ जाए, ऐसी तो देखो संभावना कम होती है। चलो लिखो आगे ना। मैंने क्या लिखा है भाई, औपनिवेशिक व्यवस्था भारत में कुछ सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास नहीं कर पाई। आगे लिखो फिर इसमें, विश्व प्रसिद्ध बैठिए आराम से, विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का, विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं, विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, पतन हो रहा था। हाँ बस 15 मिनट हो लेंगे आपकी क्लास। हाँ भाई, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे, तो औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की क्या सिचुएशन थी वो अपने पढ़ लिया ने, और नहीं पढ़ा। और औद्योगिक क्षेत्र में क्या सिचुएशन थी वो पढ़ रहे थे, अपना औद्योगिक क्षेत्र भी पढ़ रहे थे ना। तो आवाज नहीं आ रही। हाँ चलो लिखो, आगे लिखो इसमें। इसमें मैंने लिखा चुका था मैं आपको, औपनिवेशिक जो व्यवस्था थी वो भारत में कोई सुदृढ़ औद्योगिक के आधार का विकास नहीं कर पाई, ये लाइन लिखवा दी थी मैंने। फिर उसके बाद में मैं लिखा रहा था कि विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था। आगे लिखो, उसका स्थान है, उसका स्थान है, उसका स्थान है किसी आधुनिक, किसी आधुनिक, उसका स्थान है किसी आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था ने नहीं लिया, औद्योगिक व्यवस्था ने नहीं लिया। लिख लिया आपने। देखो इसमें तीन बातें हैं। एक तो मैंने आपको लिखा है कि इसमें शुद्ध औद्योगिक आधार लिखा है, एक तो आपको औद्योगिक आधार, इसका मतलब उद्योगों का विकास करने का जो बेस होता है, जो आधार होता है, उसका विकास नहीं हुआ था।
औपनिवेशिक शासन काल में औद्योगिक आधार को विकसित करना के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। फिर उस समय जो शिल्पकारी उद्योग थे, समझे ना, विश्व प्रसिद्ध शिल्पकारी उद्योग थे, उस शिल्पकारी उद्योग जो थे उनका पतन हो रहा था। क्लियर है इतनी बात? और शिल्पकारी उद्योगों का जो पतन हो रहा था, अगर उसका स्थान है, ये परंपरागत उद्योग थे अपने, उसका स्थान अगर नई इंडस्ट्रियां ले लेती तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इनका तो पतन हो गया और नए उद्योगों ने इसका स्थान नहीं लिया, मतलब नए उद्योग इनकी जगह पर नहीं लगाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जिन लोगों को इस क्षेत्र में काम मिला हुआ था या इस क्षेत्र में वो रोजगार कर रहे थे, वो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। लिखो आगे। विदेशी शासक विदेशी शासक विदेशी शासक भारत को विदेशी शासक भारत को इंग्लैंड में विदेशी शासक भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के कच्चे माल का आधुनिक उद्योगों के कच्चे माल का निर्यातक कच्चे माल का निर्यातक तथा उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार बनाना चाहते थे। एक विशाल बाजार बनाना चाहते थे। इसका मतलब औपनिवेशिक शासकों का उद्देश्य क्या था? भारत में औद्योगिक आधार प्रदान करना उनका उद्देश्य नहीं था, और उनकी जो नीतियां हैं, उनकी नीतियों ने शिल्पकारी उद्योगों का पतन किया है, नए उद्योग विकसित नहीं हो पाए। उनका उद्देश्य था कि जो इंग्लैंड के अंदर जो नई इंडस्ट्रियां लग रही हैं, उनके लिए नए आधुनिक उद्योग लग रहे हैं, उनके लिए कच्चा माल कहां से आए? भारत में आए। और उन इंडस्ट्रियों का विकास हो तो उनके लिए मार्केट भी उनको ढूंढना था। तो भारत उनके लिए क्या है कि बाजार का काम करे, ताकि उनका माल भारत में बिकता रहे और वो इंडस्ट्री विकसित होती रहे। आगे लिखो। भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक और बेरोजगारी बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय उत्पादों से वंचित भारतीय बाजारों में इंग्लैंड से निर्मित सस्ते उत्पादों की मांग बढ़ रही थी। सस्ते उत्पादों की मांगे बढ़ रही थी। तो शिल्पकारी उद्योगों का पतन होने से बेरोजगारी बढ़ रही थी, एक और तो
दूसरी ओर क्या रहा था कि भाई स्थानीय उद्योगों का प्रोडक्ट तो मार्केट में आ नहीं रहा था, लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत थी, लोगों की वस्तुओं की जरूरत थी, तो विदेशों से सस्ता माल आ रहा था कि भाई इंडस्ट्रियों का बना हुआ, ठीक है ना, तो उसकी मांग बाजार में लगातार बढ़ती जा रही थी। आगे लिखो फिर 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब समझ गए ना आप, 1950 के बाद की बात, 1850 के बाद, 19वीं शताब्दी ना 1850 के बाद, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी। आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी। इसका मतलब औपनिवेशिक शासन काल में भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब शुरू हो गई थी? 1850 के बाद में शुरू हो गई थी। फिर लिखो, लेकिन यह विकास है, लेकिन यह विकास केवल, लेकिन यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योग या पटसन उद्योगों पटसन उद्योगों तक ही, पटसन उद्योगों तक ही सीमित रही। पटसन उद्योगों तक ही सीमित रही। दोबारा सुन लो, मैंने आपको बताया कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में भी आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लग गई थी, लेकिन वो जो उद्योग थे वो केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों तक ही क्या रहे थे? सीमित रहे थे। फिर लिखो आगे, सूती कपड़ा मिले भारतीयों द्वारा लगाई गई, सूती कपड़ा मिले भारतीयों द्वारा लगाई गई, जो देश के पश्चिमी क्षेत्रों, ब्रैकेट में लिखो, आज के महाराष्ट्र और गुजरात, जो देश के पश्चिमी क्षेत्रों, ब्रैकेट में लिखो, आज के महाराष्ट्र और गुजरात, लिख लिया आपने? ब्रैकेट के आगे लिखो, में ही अवस्थित थे। तो सूती कपड़ा मिले भारतीय लोगों द्वारा लगाई गई थी, और ये सूती कपड़ा मिले पूरे भारत में नहीं लगी थी। कहां पर लगी थी? पश्चिमी भारत में लगी थी या पश्चिमी क्षेत्र में लगी थी। जैसे आज के हिसाब से अपन देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात में, इस एरिया के अंदर सूती मिले किसने लगाई थी? भारतीयों ने लगाई थी। फिर लिखो, पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय, पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल तक सीमित था। यह उद्योग केवल बंगाल तक सीमित था। आगे लिखो, सूती कपड़ा उद्योग या सूती कपड़ा मिले पश्चिमी क्षेत्र में लगी थी, जिसमें आज महाराष्ट्र और गुजरात है, और पटसन उद्योग विदेशियों द्वारा लगाए गए थे, जबकि सूती कपड़ा मिले भारतीय लोगों द्वारा लगाई थी, और पटसन उद्योग बंगाल में था। फिर लिखो, 20वीं शताब्दी के आरंभ में
लोहा और इस्पात उद्योग। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। तो लोहा और इस्पात उद्योग कब प्रारंभ हुए? 20वीं शताब्दी में। फिर लिखो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ब्रैकेट में लिखो टिस्को। TICO एस ओ सॉरी अरे यार TISCO टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन लिख लो चाहे कंपनी लिख लो। हाँ लिखो, आगे लिखो। टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा जमशेदपुर में की गई। जमशेदपुर में की गई, लिख लिया आपने? तो टिस्को की स्थापना कब हुई? 1907 में। किसने स्थापित किया था ये उद्योग? जमशेदजी टाटा ने। कहां पर है? जमशेदपुर में। और ये आपको मेरे हिसाब से पता होगा, जमशेदपुर आज के झारखंड के अंदर। सबको पता ना भाई? झारखंड में। वैसे तो आपके ज्योग्राफी में भी होगा ये टॉपिक, नहीं है? चलो आगे लिखो। दूसरे विश्व युद्ध, अरे जमशेदपुर झारखंड में है भाई। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट, कागज। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में चीनी, सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने स्थापित हुए। लिख लिया आपने? देखो औद्योगिक क्षेत्र में अपने क्या पढ़ा है? एक तो अपने पढ़ा है कि औपनिवेशिक शासन काल में औद्योगिक आधार के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्लियर है कि उसमें शिल्प कला का पतन हुआ था, और शिल्प कला के पतन के साथ ही देश में बेरोजगारी बढ़ी थी। नीति निर्माताओं ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि भारत सिर्फ उनके देश में जो आधुनिक उद्योग विकसित हो रहे हैं उनके लिए कच्चे माल का निर्यातक बना रहे, और उनके द्वारा जो निर्मित माल है उसका भारत में आयात होता रहे, मतलब भारत उनके माल का एक बाजार बन जाए। फिर अपने पढ़ा था कि भारत में कुछ इंडस्ट्रियां शुरुआत भी हुई थी, समझ गए? सूती कपड़े की इंडस्ट्रियां लगी थी और पटसन की इंडस्ट्रियां लगी थी। सूती कपड़े की मिलें है वो पश्चिमी भारत में लगी थी, और पटसन की जो मिलें हैं वो बंगाल में ली थी। सूती वस्त्रों की जो मिलें वो भारतीयों द्वारा लगाई गई थी, पटसन की मिलें विदेशियों द्वारा लगाई गई थी। फिर अपने पढ़ा था कि भाई 20वीं शताब्दी के अंदर कुछ आधुनिक उद्योग भी लग गए थे। जैसे आधुनिक उद्योगों में लोहा और इस्पात उद्योग शुरू हो गए थे। पहला लोहा और इस्पात उद्योग जमशेदपुर में लगाया गया, टिस्को कंपनी, समझे? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में जमशेदपुर के अंदर हुई थी। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीनी, सीमेंट और कागज की इंडस्ट्रियां भी लगी थी। आगे लिखो। किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण, भारत में भावी औद्योगिकरण
को प्रोत्साहित करने वाले पूंजीगत उद्योगों का अभाव बना रहा। इसको अंडरलाइन कर लेना भाई। कौन सी टाइप के उद्योगों की कमी थी? पूंजीगत उद्योगों का क्या थी? अभाव था, कमी थी। अब बात है भाई पूंजीगत उद्योग कौन से होते हैं? लिखो पूंजीगत उद्योग उपभोग के काम आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाली मशीनों एवं उपकरणों को बनाने वाले होते हैं। दोबारा सुन लो। अगर आपके मान लो ये आ जाए कि पूंजीगत उद्योग कौन से होते हैं? पूंजीगत उद्योग, तो क्या बताओगे आप? पूंजीगत उद्योग को आप आधारभूत उद्योग भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो इनको? आधारभूत उद्योग भी कह सकते हो। ये पूंजीगत उद्योग हैं, वो उन मशीनों को बनाते हैं, उन संयंत्रों को बनाते हैं या उपकरणों को बनाते हैं। ठीक है ना? आते के उन मशीनों, संयंत्रों या उपकरणों को बनाते हैं जो मशीनें किसका उत्पादन करती हैं? ये उपभोग वस्तुओं का। जैसे अपने कपड़ा है, ये पेन है, इस तरह के आप काम में ले रहे हो ना, तो इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाली जो मशीनें हैं, वो उन मशीनों को कौन बनाएंगे? पूंजीगत उद्योग। तो उस समय किस तरह के उद्योगों की कमी थी? पूंजीगत उद्योगों की। आगे लिखो, बस एक लाइन और लिख लो, आप 2-4 लाइन लिखो। औपनिवेशिक शासन काल में औद्योगिक क्षेत्र की संवर्धी दरें औपनिवेशिक शासन काल में औद्योगिक क्षेत्र की संवर्धी दरें बहुत कम थी। संवर्धी दर बहुत कम थी तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद ब्रैकेट में लिखो जीडीपी में इसका योगदान बहुत कम रहा। तो मैंने आपको लिखा है औपनिवेशिक शासन काल में औद्योगिक क्षेत्र की ग्रोथ रेट भी कम थी और देश की जीडीपी में इसका योगदान भी क्या था? कम था। फिर लिखो आगे, इसके अलावा, हाँ एक लाइन और लिख लो। तो इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम था। सार्वजनिक क्षेत्र केवल गवर्नमेंट के उद्योग कम थे। सार्वजनिक क्षेत्र केवल रेलों, रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों
और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित था। उपक्रमों तक ही सीमित था। तो औद्योगिक क्षेत्र में दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि औपनिवेशिक काल में कोई औद्योगिक आधार का विकास नहीं हुआ। औपनिवेशिक शासन काल में शिल्प कला का पतन हुआ था। औद्योगिक शासन काल में नीतियां ऐसी बनी थी कि भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाया गया और निर्मित माल का आयातक बनाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कुछ सीमित क्षेत्रों के अंदर ही थे।